स्टूडेंट्स, चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं उपसय सूचक यौगिक, क्लास 12th लेसन नंबर 9, जिसका आज हम लेक्चर 10th डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 10th और टॉपिक जो आज का रहेगा हमारा चतुष्फलकीय संकुल में डी कक्षकों का विपाटन व संकुल यौगिक का रंग। चतुष्फलकीय संकुल में डी कक्षकों का विपाटन व संकुल यौगिकों का रंग, तो दो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 12th रीट, चट, पटवार, आरपीएससी, एसआई, एसएससी और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जनरल साइंस संबंधी वीडियो जो हैं वो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। लेकिन उससे पहले हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र लिगैंड को, तो उच्च चक्रण और निम्न चक्रण संकुल कैसे बनते हैं स्थलकीय संकुल में, वो हमने पढ़ा था। तो लिगैंड को यदि हम उनकी बढ़ती हुई प्रबलता या घटती हुई प्रबलता के क्रम में लगा दें, लिगैंडों को या लिगैंडों की प्रबलता का जो क्रम है, चाहे वो बढ़ती हुई क्रम हो चाहे वो घटते हुआ क्रम हो, उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। तो अगर हमसे पूछ लेता है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या है, तो लिगैंडों को उनकी प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम लोग स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी है क्या? इसमें सबसे प्रबल लिगैंड जो है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में वो है CO, कार्बोनिल, सबसे प्रबल लिगैंड CO। उससे दुर्बल NO2-, उससे कम प्रबलता वाला CN-, उससे कम प्रबलता वाला एथिलीन डाइअमीन, उससे कम प्रबलता वाला अमोनिया, उससे कम प्रबलता वाला हाइड्राइड, उससे कम प्रबलता वाला EDTA-4, उससे कम प्रबलता वाला NCS-, उससे कम प्रबलता वाला H2O, उससे कम प्रबलता वाला C2O4-2, उससे कम प्रबलता वाला OH-, उससे कम प्रबलता वाला F-, उससे कम प्रबलता वाला NO3-, उससे कम प्रबलता वाला N-3, उससे कम प्रबलता वाला Cl-, उससे कम प्रबलता वाला SCN-, उससे कम प्रबलता वाला Br-, और उससे कम प्रबलता वाला I-। तो ये है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, लिगैंडों की प्रबलता का क्रम। और हमारी बुक में जो दिया हुआ है वो I- से स्टार्ट करके I- लेस देन Br-, लेस देन SCN-, वो लेस देन के निशान है या ग्रेटर देन के निशान लगाए हैं मैंने, जस्ट उसके ये घटता क्रम बताया है मैंने और बुक में बढ़ता क्रम बताया हुआ है। लेकिन आपके एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो इनमें से इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। उसमें आप लोग CO, NO2-, CN-, NH3, फिर H2O, F-, Cl-, Br-, I-। इनमें से ही क्वेश्चन 99% इनमें से ही आता है। इसके अलावा अगर कोई देखना है आपने तो EN का सीक्वेंस ध्यान रखें। EN जो है
अब H2O से पहले पहले H2O जो है वो सेंट्रल लिगैंड मान लें, H2O से पहले पहले सारे जोड़े बनाते हैं, H2O से पहले पहले जोड़े बनाते हैं। H2O जो है वो जोड़े नहीं बनाता, उसके बाद वाला ये कोई भी लिगैंड जो है ये जोड़े नहीं बनाता, यानी युग्मन नहीं करता। तो H2O के बाद वाले सारे लिगैंड जो है वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते और ये पहले वाले युग्मन करते हैं। तो CO से लेके और NaCH माइनस तक अगर कोई लिगैंड आता है तो वो तो युग्मन करता है, और H2O के बाद का अगर कोई लिगैंड आता है तो वो युग्मन नहीं करता है। तो ये श्रेणी हमने पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ लिगैंड याद कर लें। अगर आपसे पूछ भी लेता है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी लिखिए तो आप इंपॉर्टेंट लिगैंड लिख दें पेपर में। CO ग्रेटर देन NO2 माइनस, ग्रेटर देन CN माइनस, ग्रेटर देन NH3, ग्रेटर देन H2O, ग्रेटर देन F माइनस, ग्रेटर देन Cl माइनस, ग्रेटर देन Br माइनस, ग्रेटर देन I माइनस। सफिशिएंट है, ये नहीं कि हम इतनी सारी श्रेणी लिखें जो पेपर जो हमारी बुक में दी है इसकी क्रैमिंग करें, रट्टा मारें। आप लोग इंपॉर्टेंट लिगैंड याद कर लें। CO ग्रेटर देन NO2 माइनस, ग्रेटर देन CN माइनस, ग्रेटर देन NH3, ग्रेटर देन H2O, ग्रेटर देन F माइनस, ग्रेटर देन Cl माइनस, ग्रेटर देन Br माइनस, ग्रेटर देन I माइनस। उससे पहले एक लाइन लिख दें कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के महत्वपूर्ण लिगैंडों का क्रम इस प्रकार है। क्लियर? तो वो क्रम बता दें आप लोग। अब चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन, जो आज का हमारा टॉपिक है, चतुष्फलकीय संकुल में डी कक्षकों का विपाटन। तो हमारी बुक जो कहती है कि चतुष्फलकीय संकुल में जो डी कक्षकों का विपाटन है वो अष्टफलकीय के बिल्कुल विपरीत होता है, अष्टफलकीय के बिल्कुल विपरीत होता है। यानी अष्टफलकीय में क्या हुआ था, ये विलगित धातु के थे, ये विलगित धातु के डी कक्षक थे, 5 डी कक्षक विलगित धातु के। अष्टफलकीय में क्या हुआ था, T2G की ऊर्जा कम हो गई थी और Eg की ऊर्जा बढ़ गई थी। अष्टफलकीय में ये हुआ था, T2G की ऊर्जा घटी थी, Eg की ऊर्जा बढ़ी थी, ये अष्टफलकीय में था। लेकिन चतुष्फलकीय में विपाटन बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। ये विलगित धातु के 500 डी कक्षक हैं, समभ्रंश कक्षक, और चतुष्फलकीय में जो विपाटन होगा उसमें Eg की ऊर्जा घट जाएगी और T2G की ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी बिल्कुल अपोजिट। अष्टफलकीय विपाटन के बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें T2G की ऊर्जा बढ़ती है, Eg की ऊर्जा घटती है। Eg कौन से थे, dx² y² और dz² जो अक्षों के ऊपर थे, और T2G कौन से थे, dxy dyz dxz, dxy dyz dxz, ये T2G थे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों T2G की ऊर्जा बढ़ी और क्यों Eg की ऊर्जा घटी, अष्टफलकीय के अपोजिट क्यों हुआ, वो भी मैं आपको बता दूं। चतुष्फलकीय संकुल जो होते हैं इसको हम एक घन के एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले मैं घन बना रहा हूं कि क्या होते हैं चतुष्फलकीय संकुल। तो ये मैंने घन बनाया, अब इस घन में जो अक्ष है XYZ अक्ष वो ये है। घन की इन 2 फलकों को काटकर एक अक्ष क्रॉस हो रही है, घन की इन 2 फलकों को काटकर एक अक्ष क्रॉस हो रही है, और घन की बिल्कुल आगे वाली फलक और पीछे वाली फलक को काटकर एक अक्ष क्रॉस हो रही है, यहां से, इस जगह से। क्लियर? तो एक अक्ष जो है वो घन की आगे वाली और पीछे वाली फलक को काटकर क्रॉस हो रही है। एक अक्ष ऊपर नीचे वाली फलक को, एक अक्ष दाएं बाएं वाली फलक को, एक अक्ष आगे पीछे वाली फलक को काटकर क्रॉस होती है। ये XYZ अक्ष होती है घन के अंदर। और यहां पड़ा होता है बिल्कुल इस घन के सेंटर में धातु, केंद्रीय धातु। और लिगैंड कहाँ होगा चतुष्फलकीय संकुल बनते समय, लिगैंड जो होगा वो घन के एक कोने पर लिगैंड होगा, यहाँ लिगैंड होगा, ये वाला कोना खाली रहेगा
फिर अगले कोने पर लिगैंड होगा, ये वाला कोना खाली रहेगा, फिर उससे अगले कोने पर लिगैंड होगा, उससे अगला कोना खाली रहेगा, फिर उससे अगले कोने पर लिगैंड होगा। तो ये चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। घन के 4 कोनों पर लिगैंड होते हैं, एक छोड़ के एक कोने पर, और बिल्कुल सेंटर में धातु होता है। अब आप देखो जो लिगैंड का पथ है धातु की ओर वो ये है, लिगैंड यहां से आ रहा है, क्लियर। और जबकि अक्ष ये हैं, अक्ष ये वाली हैं, तो यानी जो लिगैंड का मार्ग है वो अक्ष के ऊपर नहीं होकर अक्ष के बीच में है। अष्टफलकीय संकुल में क्या था, लिगैंड का मार्ग अक्ष के ऊपर था। तो जो कक्षक अक्ष के ऊपर थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हमने पढ़े थे, ये अक्षों के ऊपर होते हैं दोनों। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, अक्ष के ऊपर है। और जो ये 3 थे, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये अक्ष के बीच में थे। जैसे ये मान लो एक्स अक्ष वाई अक्ष है, तो ये अक्षों के बीच में डी एक्स वाई है, क्लियर। तो ये 3 डी कक्षक अक्षों के बीच में, ये 2 डी कक्षक अक्षों के ऊपर है। अब लिगैंड का मार्ग कहाँ है, अक्ष के बीच में। लिगैंड अक्ष के बीच में आ रहा है, तो लिगैंड अक्ष के बीच में यानी इस पथ से आ रहा है, तो ये वाली पाली लिगैंड के मार्ग में आएगी। इस बार लिगैंड का जो पथ है वो अक्ष के बीच में है। अष्टफलकीय में लिगैंड का पथ अक्ष के ऊपर था, तो ये वाली पाली लिगैंड के मार्ग में आ रही थी। चतुष्फलकीय में लिगैंड का पथ अक्ष के बीच में है, इसलिए ये जो अक्ष के बीच में कक्षक हैं वो लिगैंड के मार्ग में आ जाते हैं। फलस्वरूप उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और ईजी की ऊर्जा घट जाती है। खैर हमने इतना डिस्कस नहीं करना है, ये तो जस्ट मैंने बताया आपको। आपने इतना ही ध्यान रखना है कि चतुष्फलकीय में डी कक्षकों का जो विपाटन है वो अष्टफलकीय के बिल्कुल विपरीत होता है, अर्थात ईजी की ऊर्जा कम और T2G की ऊर्जा ज़्यादा होती है। और दोनों के बीच का ऊर्जा अंतर डेल्टा से लिखा जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। और क्योंकि संकुल चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय को इंग्लिश में टेट्राहेड्रल बोलते हैं, तो यहाँ टी लिख देंगे, डेल्टा टी, क्लियर, डेल्टा टी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अष्टफलकीय में हमने पढ़ा था 2 प्रकार के संकुल बनते हैं, एक निम्न चक्रण जब प्रबल लिगैंड आता है, और एक उच्च चक्रण जब दुर्बल लिगैंड आता है। अगर अष्टफलकीय में प्रबल लिगैंड था तो निम्न चक्रण संकुल बनता है, दुर्बल लिगैंड था तो उच्च चक्रण संकुल बनता है, क्लियर। ये बात हमने पढ़ी थी। और यहाँ जो ऊर्जा अंतर था वो था डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। अब डेल्टा टी और डेल्टा ओ में क्या संबंध है, डेल्टा टी और डेल्टा ओ में क्या संबंध है वो देख लें। तो डेल्टा टी ऑलमोस्ट इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, यानी डेल्टा टी का मान डेल्टा ओ के मान का लगभग आधा होता है। अगर यहाँ 4/8 होता, 4/8 होता तो एग्जैक्ट कट जाता, 1/2 आ जाता, एग्जैक्ट आधा हो जाता। लेकिन यहाँ है 4/9 डेल्टा ओ, यानी लगभग आधा है। डेल्टा टी का मान डेल्टा ओ के मान का लगभग आधा होता है। तो डेल्टा टी का जो मान होता है वो डेल्टा ओ का लगभग आधा, डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, यानी डेल्टा टी का मान अगर धातु और लिगैंड सेम है तो डेल्टा ओ के मान का लगभग आधा होता है, यानी डेल्टा टी का मान कम होता है। अगर डेल्टा ओ का मान 4 है तो यानी इसका मान लगभग 2 आएगा। डेल्टा ओ का मान 10 है तो इसका मान लगभग 5 आएगा, एग्जैक्ट 5 तो नहीं, लगभग 5 आएगा, यानी कुल मिलाकर डेल्टा टी का मान कम आएगा। यानी डेल्टा टी कम होता है। तो जब डेल्टा टी की वैल्यू कम होती है तो चाहे प्रबल लिगैंड हो चाहे दुर्बल लिगैंड हो, दोनों ही केसेस में युग्मन ऊर्जा जो होगी वो डेल्टा टी से ज़्यादा रहेगी, क्लियर। वहाँ हमने पढ़ा था एक केस में क्या था, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी, और एक केस में क्या था, पी ग्रेटर देन डेल्टा ओ। प्रबल लिगैंड वाले केस में तो डेल्टा ओ बड़ा था और दुर्बल लिगैंड वाले केस में पी बड़ा था, क्लियर। लेकिन जब यहाँ मैं डेल्टा टी कर दूंगा तो डेल्टा टी का मान डेल्टा ओ के मान का आधा होता है, तो डेल्टा टी करते ही उसकी वैल्यू हाफ हो गई। हाफ वैल्यू होते यहाँ भी पेयरिंग एनर्जी ही ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा ही है, ये और घट जाएगा, क्लियर। पेयरिंग यानी दोनों ही केसों में, चाहे प्रबल लिगैंड हो चाहे दुर्बल लिगैंड हो,
डेल्टा टी का अगर मान देखा जाए तो युग्मन ऊर्जा से कम ही होता है, यानी चतुष्फलकीय संकुल में P इज ग्रेटर ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा टी। P जो होगा चाहे प्रबल लिगैंड हो चाहे दुर्बल लिगैंड हो हमेशा ही डेल्टा टी से बड़ा होगा, यानी डेल्टा टी का मान कम रहेगा। डेल्टा टी का मान हमेशा ही क्या रहेगा, कम रहेगा, ये बीच का गैप कम रहेगा। जब गैप कम रहेगा तो यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन है वो पहले निम्न ऊर्जा वाले में आएगा, पहले में, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निम्न ऊर्जा वाले में, दूसरे में, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा यहाँ। क्लियर, क्योंकि ये डेल्टा टी का मान कम है, डेल्टा टी का मान कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर जा सकता है। अर्थात चतुष्फलकीय संकुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, चतुष्फलकीय संकुल सदैव उच्च चक्रण ही होते हैं, चाहे लिगैंड प्रबल हो चाहे लिगैंड दुर्बल हो, उच्च चक्रण ही होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, चतुष्फलकीय संकुल सदैव उच्च चक्रण होते हैं। क्यों? क्योंकि P इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा टी। ये उत्तर है आपका, प्रश्न आता है बहुत बार कि चतुष्फलकीय संकुल सदैव उच्च चक्रण होते हैं, यानी चतुष्फलकीय संकुलों में निम्न चक्रण संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी का मान हमेशा कम रहेगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। क्लियर? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। जैसे उसमें अपने भरा था प्रबल के केस में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा। दुर्बल के केस में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, यूं भरे थे। इसमें यही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। यानी पहले के लिए Eg1 T2G0, दूसरे के लिए Eg2 T2G0, तीसरे के लिए Eg2 T2G1, चौथे के लिए Eg2 T2G2, पांचवें के लिए Eg2 T2G3, छठे के लिए Eg3 T2G3, सातवें के लिए Eg4 T2G3, आठवें के लिए Eg4 T2G4, नौवें के लिए Eg4 T2G5 और 10वें के लिए Eg4 T2G6। तो चतुष्फलकीय हमेशा यूं भरे जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। तो चतुष्फलकीय संकुल सदैव उच्च चक्रण होते हैं। क्यों? क्योंकि P इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा टी। या निम्न चक्रण नहीं बनता, क्यों? P इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा टी। और डेल्टा टी और डेल्टा ओ में क्या संबंध है? अगर धातु और लिगैंड सेम है तो डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। और चतुष्फलकीय संकुल का विपाटन कैसे होता है? अष्टफलकीय के बिल्कुल अपोजिट, यानी Eg की ऊर्जा कम रहती है, T2G की ऊर्जा ज्यादा रहती है। तो ये तीन ही बातें यहाँ आपने ध्यान रखनी है। अब आता है संकुल यौगिकों में रंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। संकुल यौगिकों में रंग या संकुल यौगिकों का रंग, संकुल के रंग। अब कौन से संकुल रंगीन होंगे? जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो तो होते हैं रंगीन, और जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वो होते हैं रंगहीन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले संकुल रंगीन और युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले संकुल रंगहीन होते हैं। और अगर आपसे रंगीनता का कारण पूछ लेता है तो वो कारण है डी संक्रमण। डी संक्रमण, रंगीनता का कारण पूछ लेता है तो डी संक्रमण। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले संकुल रंगीन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले संकुल रंगहीन होते हैं। और संकुलों की जो रंगीनता का कारण है वो डी संक्रमण है, जिसे हम CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं। CFT के आधार पर समझ सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल की व्याख्या यहाँ करने जा रहा हूँ जो आपके डी ब्लॉक में भी काम आएगा। संकुल के रंग, तो जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो रंगीन, जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो रंगहीन, और रंगीनता का कारण है डी संक्रमण। उदाहरण हम ले रहे हैं TiH2O6+3 का। TiH2O6+3 संकुल, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो पहले तो ये देखो आप Ti आता कितने नंबर पे? Ti का परमाणु क्रमांक होता है 22। तो आर्गन के 18,
4s के 2 20 और 3d के 2 22, आर्गन के 18, 4s के 2 20 और 3d के 2 22। यहाँ टी आई पर आवेश है +3, टी आई +3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 2 ये गए, 1 ये गया, तो ये रह गया आर्गन 3d1, आर्गन 3d1। अभी Ti+3 जो है विलगित है, विलगित है मतलब अभी ये जल से जुड़ा हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ सिर्फ Ti+3 है और विलगित धातु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा सेम होती है। तो ये मैंने Ti+3 के समभ्रंश कक्षक बना दिए। समभ्रंश कक्षक इसके Ti+3 के, और इसका विन्यास क्या है, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये विलगित है यानी ये लिगैंड से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जब ये लिगैंड से जुड़ेगा, जब ये जल से जुड़ेगा, अब लिगैंड कितने हैं, 6 लिगैंड है, तो संकुल कौन सा है, अष्टफलकीय है। और अष्टफलकीय संकुल का विपाटन कैसे होता है, T2G की ऊर्जा घटती है, Eg की ऊर्जा बढ़ती है। तो जैसे ही TiH2O6+3 बनेगा तो T2G की ऊर्जा कम हो जाएगी और Eg की ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्लियर, ये बन गया क्या, TiH2O6+3, जिसमें T2G की ऊर्जा कम हो गई और Eg की ऊर्जा बढ़ गई। T2G की ऊर्जा घट गई, Eg की ऊर्जा बढ़ गई। तो जैसे ही TiH2O6+3 बनता है, डी कक्षकों का समभ्रंश डी कक्षकों का 2 भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में विपाटन हो जाता है, निम्न ऊर्जा के T2G और उच्च ऊर्जा के Eg में। और जो 3D वाला इलेक्ट्रॉन है वो पहले कहाँ आएगा, कम ऊर्जा वाले में, तो वो आ गया T2G में। क्लियर, T2G में, यानी सामान्य अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन किस में आया, T2G में। तो इसका जो विन्यास रहा सामान्य अवस्था में वो रहा T2G1 Eg0, T2G1, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी TiH2O6+3 का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G1 Eg0 होता है। वापस देख लें, जब धातु विलगित अवस्था में होता है, यानी विलगित Ti+3 के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा सेम होती है, जिन्हें हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3D1 होता है। जब TiH2O6+3 संकुल बनता है, यानी अष्टफलकीय संकुल बनता है, तो इसके समभ्रंश डी कक्षक 2 भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों पर विपाटित हो जाते हैं, निम्न ऊर्जा के T2G और उच्च ऊर्जा के Eg में। और जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा के T2G में प्रवेश करता है, अर्थात सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G1 Eg0 होता है। सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G1 Eg0 होता है। जब हम इस पर दृश्य प्रकाश गिराते हैं, जब इस पर दृश्य प्रकाश गिराया जाता है तो यह इसमें से 498 नैनोमीटर यानी हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। जब हम इस पर दृश्य प्रकाश गिराते हैं तो यह इसमें से 498 नैनोमीटर का अवशोषण कर लेता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को प्रकाश मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर प्रकाश ऊर्जा ग्रहण कर उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो T2G से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, किसमें, Eg में। ये T2G, ये Eg। अब क्यों चला गया, जैसे ही संकुल पर दृश्य प्रकाश गिराया जाता है, दृश्य प्रकाश गिरता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था T2G में वो उत्तेजित होकर कहाँ चला गया, Eg में। तो अब उत्तेजित अवस्था में आ गया संकुल, और उत्तेजित अवस्था में इस संकुल का विन्यास क्या हो जाता है, T2G0 Eg1 हो जाता है। T2G0 Eg1 हो जाता है। कौन से प्रकाश का इसने अवशोषण किया, हरे रंग के प्रकाश का इसने अवशोषण कर लिया। दृश्य प्रकाश में से 498 नैनोमीटर यानी 4980 एनस्ट्रॉन्ग, यानी ऑलमोस्ट, अगर आपको ना ध्यान रहे आप 5000 एनस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। 4980 4980 लगभग 5000 हो गया। क्लियर।
तो जब संकुल प्रदृश्य प्रकाश गिराया जाता है तो यह संकुल उसमें से 498 नैनोमीटर यानी हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और इलेक्ट्रॉन T2G से उत्तेजित होकर कहाँ चला जाता है, Eg में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन का T2G से Eg में जाना ही dd संक्रमण कहलाता है। dd संक्रमण क्या है, इलेक्ट्रॉन का T2G से Eg में जाना, क्योंकि ये भी d कक्षक है और ये भी d कक्षक है, ये dxy dyz dxz, ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन d से निकल के कहाँ गया, d में ही गया। तो इलेक्ट्रॉन का d से d में जाना यानी T2G से Eg में जाना dd संक्रमण कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का T2G से किस में जाना, Eg में जाना dd संक्रमण कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा उत्तेजित नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन वापस अपनी सामान्य अवस्था में आएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी सामान्य अवस्था यानी T2G में आता है तो यह अवशोषित प्रकाश हरे रंग के पूरक का उत्सर्जन करता है और हरे का पूरक होता है बैंगनी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी सामान्य अवस्था में आता है यानी Eg से वापस T2G में आता है तो ये हरे के पूरक यानी बैंगनी रंग का उत्सर्जन करता है, अतः यह संकुल हमें बैंगनी रंग का दिखाई देता है। तो TiH2O6+3 के बैंगनी रंग का दिखाई देने का कारण क्या रहा, dd संक्रमण। फिर देख लें क्या है, विलगित Ti+3 के पांचों डी कक्षक की ऊर्जा सेम है। जैसे ही TiH2O6+3 संकुल बनता है तो इसके डी कक्षक भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों पर विपाटित हो जाते हैं। निम्न ऊर्जा के T2G, उच्च ऊर्जा के Eg में, और इलेक्ट्रॉन जो था 3D में उपलब्ध था जो, वो निम्न ऊर्जा के T2G में प्रवेश करता है। यानी सामान्य अवस्था में इसका विन्यास T2G1 Eg0 होता है। जब इस संकुल पर दृश्य प्रकाश गिराया जाता है तो यह इसमें से 498 नैनोमीटर के प्रकाश का अवशोषण कर उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और उत्तेजित अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G0 Eg1 हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का T2G से निकलकर Eg में जाना, इलेक्ट्रॉन का T2G से निकलकर Eg में जाना ही dd संक्रमण कहलाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी सामान्य अवस्था में आता है यानी जब ये संकुल वापस अपनी सामान्य अवस्था में आता है तो ये अवशोषित प्रकाश के पूरक प्रकाश का उत्सर्जन करता है यानी हरे के पूरक बैंगनी रंग का उत्सर्जन करता है, अतः यह संकुल हमें बैंगनी रंग का दिखाई देता है। हरे या पीले का पूरक बैंगनी माना जाता है, हरा पीला ग्रीन येलो का जो पूरक होता है वो बैंगनी माना जाता है। तो हरे के पूरक का उत्सर्जन यानी बैंगनी रंग का उत्सर्जन करता है, अतः यह संकुल हमें बैंगनी रंग का दिखाई देता है। तो संकुल की रंगीनता का कारण रहा क्या, dd संक्रमण। कौन से संकुल रंगीन होंगे, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो रंगीन होंगे और जिनके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वो रंगहीन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद।